हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बालाजी योगी में। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे सेल डिवीजन की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन हम जानते हैं कि सेल डिवाइड करती है और वो जो ऑफिशियली सेल्स होती हैं, ठीक है, वो मैच्योरेशन के बाद पुनः डिवाइड करती है। ठीक है, तो हम सेल डिवीजन की पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में पहले साइंटिस्ट हैं आपके सेल डिवीजन प्रीवास्ट एंड डोमास। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट स्टडी की थी आपकी इन फ्रॉग जायगोट क्लीवेज। ओके, फ्रॉग जायगोट का क्लीवेज हुआ था। क्लीवेज भी आपका एक प्रकार का सेल डिवीजन है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सेल की ग्रोथ नहीं होती है, यानी उसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, क्लीवेज। ओके, चलिए इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट हैं फ्लेमिंग। चलिए डब्ल्यू फ्लेमिंग ने टर्म दिया था, क्या टर्म दिया था? टर्म दिया था माइटोसिस। ओके, इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट हैं फार्मर एंड मोरे। इन्होंने टर्म दिया था मियोसिस। ओके, याद रखें। इसी का एक रॉबर्ट हैं, रॉबर्ट रीमैक। ओके, रीमैक, इन्होंने टर्म दिया था एमाइटोसिस। इसी प्रकार एक साइंटिस्ट हैं ग्रीगोयर। इस पर आपकी ग्रीगोयर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मियोसिस के जो डिवीजन है उनको डिवाइड किया था डिफरेंशिएटेड मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, इसी के और साइंटिस्ट हैं आपके, एक हैं आपके सिलीकर साइंटिस्ट। इन्होंने आपका टर्म दिया था कैरियोकाइनेसिस। ओके, और एक वाइटमैन है, इन्होंने टर्म दिया था साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस आपका न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, और इसी प्रकार साइंटिस्ट थे आपके होबार्ड एंड पेल्क। इन्होंने टर्म दिया था आपका सेल साइकिल। ओके, इसी प्रकार की लचता है, लचता ने टर्म दिया था G0 फेज। ये आपकी हमने इम्पोर्टेंट आपके टर्मिनोलॉजी की बात कर ली हमने, इसमें जो वर्ड यूज हुए थे। ठीक है, अब बात एक साइंटिस्ट और हैं आपके स्ट्रासबर्गर। इन्होंने वर्क किया था, लेकिन हम इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने क्या किया था, सेल डिवीजन को डिस्क्राइब किया था। लिख देते हैं, चलिए। स्ट्रासबर्गर, इन्होंने किया था फर्स्ट डिस्क्राइब सेल डिवीजन एंड मियोसिस इन प्लांट्स। ओके, चलिए स्ट्रासबर्गर, यहाँ तक बात होगी हमारी। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल की। ओके, सेल साइकिल,
ओके, सेल साइकिल में है क्या, ये आपकी सेल डिवीजन होता है जिसमें एक सेल डिवाइड होती है, मैच्योरेशन के बाद पुनः वो सेल डिवाइड होती है, ठीक है ना। इसमें सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल डुप्लीकेशन होता है, ओके, और डुप्लीकेशन के साथ साथ डुप्लीकेट्स करती है इट्स जीनोम, जीनोम का डुप्लीकेशन होगा, और जैसे जीनोम डुप्लीकेशन हो जाएगा सेल डिवाइड हो जाएगी, सेल डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ओके। और डिवाइड होकर के क्या बनेंगी, 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, फॉर्मेशन, ओके। तो वास्तव में हम इसको ऐसे ले दिए, हम एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। ये आपकी सेल साइकिल है, ओके। इसमें क्या होता है, आपकी एक है आपकी एम फेज, और एक है आपकी इंटरफेज, ओके। इंटरफेज जो होती है वो लार्ज होती है, इसमें आपके लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, कितना लेती है, लगभग 95% टाइम कंज्यूम करती है, ओके। और ये आपकी एम फेज में ओनली 5% टाइम होता है, ठीक है ना, डिवीजन होने के लिए। और क्या है, इस फेज में क्या होगा, सेल ग्रोथ करेगी, क्या करेगी, सेल ग्रोथ। तो हम सेल साइकिल को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, एक आपका इंटरफेज और एक एम फेज, ठीक है। तो हम पहले ले लेते हैं इंटरफेज। इंटरफेज, इंटरफेज को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसे रेस्टिंग फेज कह देते हैं। रेस्टिंग ये माना जाता है कि सेल रेस्ट कर रही है क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर रही, ओके। डिवाइड करती है कब, एम फेज में, माइटोटिक फेज में, एम फेज में डिवाइड करती है, ओके। और इस फेज में केवल उसकी सेल की ग्रोथ होती है, इसलिए ये माना जाता है सेल ग्रोथ नहीं कर रही है, क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, ओके। तो रेस्टिंग फेज और बोलेंगे इसको, क्योंकि इस समय एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसे एनर्जी फेज भी कह देते हैं, और कहीं कहीं पर इसे प्रिपरेटरी फेज भी बोल देते हैं, यानी प्रिपरेशन से पहले की स्टेज है, ओके। जो एम फेज है वो डिवाइडिंग फेज है, ओके। चलिए बात कर लेते हैं हम इसके, हमने डिवाइड करी हैं 3 टाइप्स में, इसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं पार्ट में। पहला आपका है G1 फेज, दूसरा है आपका S फेज, और तीसरी स्टेज है आपकी G2 फेज, ओके। तो हम एक एक करके लेते हैं। G1 में क्या होता है हम बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ एक तरीका, सिंपल तरीका ये है कि जब सेल मेच्योर हो जाती है, सेल मेच्योरेशन हो जाता है सेल का इस प्रकार, तो यहाँ से यहाँ तक सेल डिवाइड करती है, यहाँ से यहाँ तक सेल डिवाइड करती है। तो इस स्टेज में आकर के क्या होता है, 2 सेल बनती हैं, 2 सेल बनती हैं, ओके। तो ये स्टेज में आपका होगा डिवीजन, और यहाँ से बाद इन सेल का मेच्योरेशन होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर सेल्स के अंदर जो जीनोम होता है, हम यदि कहें 2n है, डिप्लॉयड जीनोम है, ओके। तो इसका मतलब 2n जब सेल डिवाइड होगी उससे पहले इसमें डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि 2n इधर भी होना चाहिए और 2n इधर भी होना चाहिए, यानी दोनों में सेम क्रोमोसोम की संख्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, प्रत्येक क्रोमोसोम डुप्लीकेट करेगा, ओके। तो वापस पीछे की तरफ है, तो यहाँ जब क्या होता है, जब मैच्योरेशन होता है तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ होता है DNA का डुप्लीकेशन, DNA डुप्लीकेशन, ओके। और क्या आपका तो DNA डुप्लीकेशन क्या होगा कि DNA डुप्लीकेट करने के लिए किन किस रॉ मेटेरियल की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो वो रॉ मेटेरियल कंप्लीट होगा G1 स्टेज में, किसमें होगा, G1 स्टेज में। तो यानी पहले वो रॉ मेटेरियल तैयार किया जाएगा, क्या आपका DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। सबसे पहले क्या होगा, RNA पॉलीमरेज होगा, और RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करेगा, विभिन्न प्रकार के आपके RNA का सिंथेसिस करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, जैसे मैसेंजर RNA, ओके। तो जब वो RNA बन जाएंगे तो वो RNA क्या करेंगे, DNA पॉलीमरेज का सिंथेसिस करेंगे, ठीक है ना। और हिस्टोन प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड सिंथेसिस करेंगे, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करेंगे। वास्तव में क्या है, DNA बनने के लिए जिन जिन की आवश्यकता होती है, जिस जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट यहाँ कंप्लीट होती है। जब वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट बेस आपका रॉ मेटेरियल कंप्लीट हो जाएगा, तब वो DNA डुप्लीकेशन में यूज होंगे,
ओके, तो यूज होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, उनका आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, यानी फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले G1 फेज की। G1 फेज, ओके, G1 फेज में क्या होगा, इसे हम गैप फर्स्ट फेज भी कहते हैं। जी का मतलब क्या है, गैप। ओके, गैप फेज याद रखें। और क्या कहेंगे, फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कह देते हैं। और क्या कह देते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज और गैप फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए पोस्ट, एम के बाद कौन सी आएगी, पोस्ट। एम के बाद क्या होगा, पोस्ट, तो पोस्ट माइटोटिक फेज हो गया। ओके, और क्या बोलेंगे, इसे हम कह सकते हैं प्री सिंथेटिक फेज, क्योंकि एस फेज क्या कहलाती है, सिंथेटिक फेज। इससे पहले की प्री और एम के बाद की ओके पोस्ट, तो पोस्ट एम फेज और प्री, इससे जस्ट पहले प्री सिंथेटिक फेज नाम हो गए। तो इसमें क्या क्या करैक्टर्स हैं हम वो बात कर लेते हैं। पहला करैक्टर्स है इसकी, ये आपकी लॉन्गेस्ट फेज है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ी मत आपका सबसे बड़ी। और क्या होगा इसमें, न्यूक्लियस साइज इंक्रीज होगा। ओके, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर देख लिए हम, हमारे यहाँ पर मान लीजिए हम कह रहे हैं यहाँ पर क्रोमोसोम है आपके इस प्रकार, एक पैटर्नल है और एक मैटरनल, यानी हम कह सकते हैं एक सेट आपका पैटर्नल यानी आपके 12 पैटर्नल हो गया और एक मैटरनल। हम डिवाइड कर सकते हैं इस प्रकार कि ये क्रोमोसोम कितने हैं आपके, हम जानते हैं ये आपकी 23 हैं और ये आपके 23 हैं। आप जानते हैं हाफ क्रोमोसोम सेट आता है फादर से और हाफ क्रोमोसोम सेट आता है मदर से। तो हम इस प्रकार यहाँ शो कर रहे हैं इस सेल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इनका डुप्लीकेशन होने के लिए जो जो चीज़ की जरूरत होगी हम बात करते जाते हैं एक साथ। तो देखिए न्यूक्लियस साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस साइज इसलिए बढ़ेगा क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लास्ट की मात्रा डबल होगी। ओके, इसलिए न्यूक्लियस साइज का इंक्रीजमेंट होगा। दूसरी बात, कार्बन की आपका क्लोरो आपका ये आपके क्या है, क्लोरो आपका गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या हम यदि कहें कि 2 है, 1 2 कितनी है, 2 सेट, तो आपके 1 2 सेट हैं, तो 2 कार्बन क्लोरोफिल है आपकी क्या कहेंगे क्रोमोसोम है। तो इसी प्रकार जेनेटिक मैटर की बात करें तो जेनेटिक मैटर भी दोनों में 1 1 होगा, यानी टोटल क्या होगा 2n होगा, यानी न्यूक्लिक एसिड कितना होगा आपका डीएनए भी डबल होगा, डबल डीएनए होंगे और डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। क्लियर, ओके, तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। और क्या है इसमें सिंथेसिस किस किस का होगा ये बात कर लेते हैं। सिंथेसिस होगा डीएनए डुप्लीकेशन के लिए जो भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो कंप्लीट होंगी। जैसे सबसे पहले क्या बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस होगा। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज करेगा डिफरेंट प्रकार के राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए का सिंथेसिस करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, विभिन्न प्रकार आरएनए सिंथेसिस होगा। और ये आरएनए सिंथेसिस क्या करेंगे, आपकी सिंथेसिस करेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी जो हिस्टोन में यूज नहीं होती हैं उन प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए। और क्या निर्माण होगा, और निर्माण होगा आपका डीएनए पॉलीमरेज। और किसका सिंथेसिस होगा, और सिंथेसिस होगा अमीनो एसिड्स फॉर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स, यानी हिस्टोन प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड का निर्माण होगा। यहाँ एक पॉइंट याद रखें, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस आपका G1 में नहीं होता। ओके, ये याद रखें। ओके, और किसका सिंथेसिस होगा डीएनए बनने के लिए, और क्या आवश्यक है, न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होगी, और भी आवश्यकता होगा एनर्जी के लिए एटीपी की आवश्यकता होगी। ये सभी सिंथेसिस होंगे इस स्टेज में। ओके, और क्या होगा, सेंट्रोल जो होता है, सेंट्रोल का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, या कह सकते हैं बिगिंस द
सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। और पॉइंट क्या है, इस स्टेज में एक पॉइंटर होगा, उसे कहेंगे हम G0 फेज। G0 फेज, बहुत कंपटीशन आता है इसके बारे में। G0 फेज वास्तव में है क्या, इस स्टेज में आपका सेल डिवीजन हैव बीन अरेस्टेड, यानी इस स्टेज में सेल डिवीजन नहीं होता। जिन सेल में सेल डिवीजन होता है वो डिवाइड करते जाते हैं, जिनमें नहीं होता वो आपके कैसे हो जाते हैं, G0 स्टेज में चली जाती हैं। ओके, तो जैसे आपकी एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, न्यूरॉन की जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं, आप जानते हैं। ओके, जो हमेशा G0 फेज में रहती हैं। ओके, अच्छा जी, और क्या पॉइंट आता है यहाँ पर, एक पॉइंट आता है G1 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट क्या है, वास्तव में ये है कि सोचिए, यदि मैं यह कहूँ G1 चेक पॉइंट यहाँ पर है, तो ये सोचिए कि वास्तव में क्या होता है। चेक पॉइंट क्या है, चेक पॉइंट ये बताता है कि DNA डुप्लीशन के लिए क्या रॉ मटेरियल कंप्लीट हो चुका है, क्या ये सभी कंपाउंड जो आवश्यक हैं, केमिकल्स या रिक्वायरमेंट्स, क्या वो फुलफिल हो चुकी हैं। यदि हो चुकी हैं तो G1 से S स्टेज में ट्रांजिशन हो जाएगा, यानी आप अगली स्टेज में सेल डिवीजन अगली स्टेज में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर क्या, यदि इनकम्प्लीट है तो आपका G1 चेक पॉइंट पर ही आपके सेल डिवीजन रुका रहेगा जब तक कि पीछे की कंप्लीट नहीं हो जाती। ओके, तो यहाँ पर क्या G1 में क्या है, G1 में लिख सकते हैं एवरीथिंग इज रेडी फॉर DNA सिंथेसिस। ओके, यदि सभी चीज़ DNA सिंथेसिस के लिए रेडी हैं तो क्या होगा, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल होता है, देख सकते हैं, कंट्रोल्ड बाय G1S साइक्लिन। हम जब सेल रेगुलेशन की बात करेंगे, सेल डिवीजन रेगुलेशन की, तब बात करेंगे। ये जो साइक्लिन्स हैं ये रेगुलेट करते हैं G1 चेक पॉइंट को, ठीक है ना। यदि सारे कंपाउंड कंप्लीट हैं तो आगे क्या होगा, ट्रांजिशन आगे एस स्टेज में आपकी सेल डिवीजन पहुंच जाएगा। तो ये कहलाता है G1 चेक पॉइंट। चेक पॉइंट क्लियर हो गया। चेक पॉइंट का मतलब होगा चेक किया जाता है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है, तो G1 चेक पॉइंट वही वो आपकी सेल रुकी रहेगी। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। नंबर 2 एस की बात करते हैं। एस फेज। ओके, एस फेज को हम और नाम से भी जानते हैं, इसे कहेंगे एस फेज किसके बाद आ रही है, आपकी G के बाद, तो हम कह देंगे पोस्ट सिंथेटिक, इसे कहेंगे सिंथेसिस फेज। एस फॉर सिंथेसिस फेज के नाम से जानेंगे, ठीक है। सिंथेसिस फेज में क्या क्या होगा ये बात कर लेते हैं। सिंथेसिस फेज में होगा आपका, पहला होगा हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन होगा या सिंथेसिस कहीं, ओके, सिंथेसिस होगा। और क्या होगा, रिप्लिकेशन ऑफ DNA। जब रिप्लिकेशन ऑफ DNA होगा तो क्या होगा, प्रत्येक DNA क्या होता है वास्तव में, इस जगह पर हम देखें तो यहाँ इस स्टेज में आकर के यहाँ पर प्रत्येक DNA का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जिससे क्या होगा, 2 क्रोमेटिड बनेंगे, सिस्टोक्रोमेटिड। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, क्या होगा, 2 क्रोमेटिड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। 2 क्रोमेटिड्स का जानते हैं आप कि प्रत्येक क्रोमोसोम जब डिवाइड हो जाता है, ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं DNA, तो DNA मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, 2 क्रोमेटिड का निर्माण होता है, सिस्टोक्रोमेटिड कहलाते हैं। सेल डिवीजन के दौरान पढ़ेंगे हम, ठीक। तो यहाँ हमारा ये पॉइंट हो गया। अब बात अंतर करते हैं इसकी। अंतर ये हो गया कि आपका इस स्टेज में
इस स्टेज में आपके क्रोमोसोम तो 2 हैं, क्रोमोसोम तो 2 हैं, 2 क्रोमोसोम हैं, लेकिन जेनेटिक मैटर की बात करें तो जेनेटिक मैटर आपका डबल हो गया है। 1 DNA, 2 DNA, 3 DNA, 4 DNA। यहाँ पर कितने DNA? 1 DNA, 2 DNA, 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम, लेकिन DNA की संख्या करें 1 2 3 4 DNA, यानी कह देंगे 2 आपका क्रोमोसोम प्लस 4 जेनेटिक मटेरियल, यानी डबल जेनेटिक मटेरियल एस आपके स्टेज में हो जाता है। ठीक है, DNA कंटेंट्स डबल हो जाता है, याद रखें। ठीक है, तो ये आपका हो गया एस फेज। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड G2 फेज। G2 फेज, इस फेज की बात करते हैं। इस फेज में क्या क्या होगा? इस फेज को हम कहेंगे, क्योंकि इसके बाद हो रही है, एस के बाद है, तो इसको एक नाम देंगे हम पोस्ट सिंथेसिस। आपका जैसे हमने यहाँ दिया था प्री सिंथेटिक, तो यहाँ देंगे पोस्ट सिंथेटिक फेज। और एम फेज से जस्ट पहले है तो यहाँ बोलेंगे प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा। यहाँ पर पूर्ण रूप से DNA का डुप्लीकेशन हो जाएगा। ओके, डुप्लीकेशन ऑफ DNA एंड क्रोमोसोम कंप्लीटेड। ठीक है ना, कंप्लीट हो जाएंगे। और क्या? DNA का डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन किसका होगा? डुप्लीकेशन हो जाएगा आपका सेंट्रियोल का, याद रखें। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कंप्लीट होगा यहाँ पर G2 भी, लेकिन स्टार्ट कहाँ होगा? G1 में। ओके, इसके बाद करते हैं सेंट्रियोल के बाद कि और माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन हो जाएगा। प्लास्टिड्स का हो जाएगा, प्लांट्स के अंदर बात करें तो। और कंडीशन क्या हो जाएगी? और कंडीशन ये हो जाएगी सेल साइज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इस सिस्टम में क्या बढ़ रहा था हमारा? इसमें न्यूक्लियस साइज बढ़ रहा था। ओके, चलिए, और यहाँ पर हमारा क्या है? सेल साइज। चलिए, और क्वांटिटी ले लेते हैं। और क्या होगा? क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपके 2 क्रोमोसोम विजिबल हो जाएं। ओके, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, विजिबल नहीं हो पाएंगे, विजिबल होंगे आपके एम फेज के अंदर। ठीक है, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। और सिंथेसिस किसका होगा? सिंथेसिस होगा आपका, एक तो होगा सभी प्रकार के RNAs। क्यों RNAs? सभी प्रकार के RNAs का सिंथेसिस होगा। और क्या होगा? फिर उनसे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और इन कौन सी प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करेंगे? माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, जिससे स्पॉन्जी फाइबर का निर्माण हो। तो यहाँ पर याद रखें, ट्यूबुलिन का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? RNA होंगे, RNA से ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस इधर नहीं है, आपका हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है आपका एस फेज में, ट्यूबुलिन का सिंथेसिस हो रहा है आपका G2 में। ओके, चलिए, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम चेक पॉइंट की। G1 चेक पॉइंट हमारा हो गया, और G2 चेक पॉइंट क्या है? G2 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये चेक किया जाएगा इस जगह पर, चेक पॉइंट पर, कि यहाँ से यहाँ तक वो सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। क्या DNA डुप्लीकेट हो चुका है पूर्ण रूप से? कहीं DNA में कोई डैमेज तो नहीं है? ठीक है ना, यदि DNA में कोई डैमेज है तो G2 चेक पॉइंट पर वो प्रोसेस रोक दी जाएगी, सेल डिवीजन वहीं पर क्या हो जाए? रिस्ट्रिक्शन, यानी चेक कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ठीक है ना, जिससे कि गलत DNA डैमेज वाला DNA कहीं आगे ना चला जाए, कोई म्यूटेटेड DNA आपका जनरेशन में ना चला जाए। ओके, इसलिए उसको रीचेक किया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी चेक कैसे होगा। इसमें क्या होता है कि पहले तो हम बात कर लेते हैं, एवरीथिंग इज रेडी फॉर ट्रांजिशन इनटू एम फेज। ये कहा है कि क्या एम फेज में जाने के लिए सब कुछ रेडी है? ये करेगा
G2 चेक पॉइंट। यदि रेडी नहीं है तो इसको कंट्रोल करता है कौन? कंट्रोल करता है एक आपका कैंसर, आपका कैंसर को प्रोटेक्टिंग बचाने वाला एक एंजाइम आपका जीन है, इसे हम कहते हैं P53। P53 याद रखें, P53 आपका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है वास्तव में ये है, यदि डीएनए डैमेज है, डीएनए डैमेज है तो P53 क्या करेगा? P53 क्या करेगा? या तो इसको रिपेयर करेगा या तो डीएनए को रिपेयर करेगा। ओके, यदि डीएनए को रिपेयर नहीं करता तो दूसरा केस ये है कि ट्रिगर्स ऑफ या ट्रिगर्स एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया यूज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प से सेल की डेथ कर दी जाती है, जिस सेल के अंदर आपका डैमेज डीएनए चला जाता है। ओके, यदि हम ये कहें कि इसके अंदर ये आपका कैसा हो गया? डिसफंक्शन हो गया, या हम ये कहें P53 म्यूटेटेड हो गया। क्या हो गया? म्यूटेटेड। म्यूटेटेड का मतलब हो गया म्यूटेशन हो गया इसके अंदर। तो इस केस में ये आपका G2 चेक पॉइंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, रेगुलेट नहीं कर पाएगा। उससे क्या होगा? जो डैमेज वाला डीएनए है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा और सेल डिवीजन होता रहेगा। ठीक है ना? उससे क्या होगा? वो एक कैंसर उत्पन्न हो सकता है। कैंसर क्या होगा? कैंसर आपका कॉज हो जाएगा, यानी कॉज करने के लिए ये जिम्मेदार हो जाएगा फिर। तो समझे बात को? ये कंट्रोल करता है G2 चेक पॉइंट को। G2 चेक पॉइंट करता है, ये दिखता है कि क्या डीएनए को डैमेज तो नहीं है। यदि डैमेज है तो P53 उस डैमेज को या तो रिपेयर करेगा, यदि रिपेयर नहीं करता है तो उस सेल को ही डेथ कर देगा जिसके अंदर डैमेज आपका डीएनए है। ओके, यदि P53 किसी कारण से म्यूटेटेड है या डिसफंक्शन है, वो सही वर्क नहीं करता है, तो उस केस में ये होगा कि आपका सेल डिवीजन होता रहेगा, उसके अंदर आपका एपोप्टोसिस नहीं होगी और उस केस में उस सेल्स के अंदर डैमेज डीएनए चला जाएगा। आने वाले समय में वो क्या होगा? कैंसर कॉज करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया सेल डिवीजन आपका G2 फेज। ओके, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी वो बात है, आपका कंडीशन क्या है? यहाँ पर आपका आपका क्रोमोसोम है और 4n आपका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए कंटेंट्स है। यहाँ पर भी 2 का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आपका 2 आपका गुणसूत्र हैं आपके और 4n आपके। तो ये क्रोमोसोम हो गए। क्रोमोसोम 1 जब तक सिस्टर क्रोमेटिड्स आपके क्रोमोसोम से अटैच हैं, याद रखें, तब तक ये सिंगल ही क्रोमोसोम माना जाएगा। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही अटैच अलग हो जाएंगे तब ये 2 क्रोमोसोम अलग अलग कहलाएंगे। ठीक, तो ये आपके G2 फेज हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम M फेज की। ठीक है, चलिए M फेज की बात कर लेते हैं। देखिए M फेज M मीन्स है माइटोटिक। ओके, फेज की बात करते हैं। वहाँ पर G फेज ग्रोथ नहीं था, G फेज का गैप। ओके, चलिए अब बात करते हैं M फेज की। डिवीजन की फेज हम 3 प्रकार का डिवीजन मानते हैं। एक डिवीजन है आपका, यहाँ ले लीजिए, डिवीजन को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। एक है एमाइटोसिस, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। ओके, हम पहले एमाइटोसिस की बात कर लेते हैं। एमाइटोसिस, ओके, जो एमाइटोसिस है वो अधिकतर क्या किस्म होता है? लोअर एनिमल जैसे प्रोटोजोआ, यीस्ट। ओके, उनमें क्या होता है? आपका सेल डिवीजन डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है। तो हम इसको एमाइटोसिस को कह सकते हैं आपका डायरेक्ट
डायरेक्ट सेल डिवीजन, डायरेक्ट सेल डिवीजन, ठीक है। और किस नाम से जानेंगे इसको, एक नाम से जानते हैं कैरियो स्टीनोसिस, स्टीनोसिस, कैरियो स्टीनोसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके करेक्टर ले गए, इसको टर्म किसने दिया, टर्म दिया गया वाई रीमैक, वाई रीमैक द्वारा टर्म दिया गया इसको, ठीक है। और इसमें एक डिवीजन बना देता हूँ कैसे होगा डिवीजन। ये आपका कोई सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, या इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस, ओके। डिवीजन होगा इस प्रकार कि ये सेल की ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद आपका कंस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या है, एनुअल सेल की बात करते हैं, बनेगा फोरो मेथड, ठीक है ना। फोरो मेथड के एनुअल होता है डिवीजन, एनुअल में डिवीजन होता है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर न्यूक्लियस साइज इस प्रकार होगा, यानी न्यूक्लियस आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं डिसअपियर नहीं होगी, क्रोमोसोम भी आपके इसमें विजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार कंडीशन में क्या होगा, आपकी ओके। नेक्स्ट दो सेल मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अंतर देखें आप, मैं कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूँ, जैसे क्या एब्सेंट है, यह लिख देते हैं। एब्सेंट है इसमें एक तो क्रोमोसोम विजिबल नहीं हो रहे, क्या होने, क्रोमोसोम विजिबल नहीं हो रहे, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, या कह सकते हैं इसको क्रोमोसोम कंडेंसेशन नहीं हो रहा, ठीक है। और क्या है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण नहीं हो रहा, स्पिंडल फाइबर, ओके। और क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हो रही है, क्लियर हो गया। और किस में होता है ये होगा आपका, एग्जाम्पल दे रहे हैं किस किस में होगा, चलिए। एक तो होगा ये प्रोकैरियोटिक्स में, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके अंदर। और किस में होगा, अमीबा जैसे प्रोटोजोआ की बात कर लें, और यीस्ट में भी होगा। ये आपका जो है एक प्रकार का बाइनरी फिजन लाइक मेथड है, बाइनरी फिजन, राइट। और आपका होगा एंडोस्पर्म सेल्स के अंदर, कार्टिलेज सेल्स के अंदर भी मिलेगा, और मिलेगा आपका मेगा न्यूक्लियस ऑफ, ओके, पैरामीशियम, ओके। और किसमें मिलेगा, फीटल सेल में मिल जाएगा, जैसे रैट की फीटल सेल है, फीटल जो मेम्ब्रेन होती है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं, सेल्स के अंदर भी आपका ये मिल जाएगा, ओके। मेगा न्यूक्लियस और पैरामीशियम, इसमें क्या होता है, ये हम एमेटिटिक्स होता है, पॉलीप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है, ओके। ये आपका हो गया बाइनरी फिजन लाइक मेथड। इसमें कंस्ट्रक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर फाइबर्स होंगे, कौन से फाइबर्स होंगे, इंटरमीडिएट फाइबर्स। इंटरमीडिएट फाइबर्स कैसे होंगे, लाइक एक रिंग के ऊपर होंगे, रिंग इस प्रकार की रिंग होगी। जब ये रिंग आपकी कैसे करेगी, कंस्ट्रक्ट करेगी, तो रिंग जैसे आपका रिंग जानते हैं, तो रिंग जैसे कंस्ट्रक्ट करेगी तो छोटी होगी, और छोटी होने से क्या होगा, जो मेम्ब्रेन से बाइंड है रिंग, वो मेम्ब्रेन को सेंटर की तरफ लाएगी, सेंटर की तरफ लाएगी। तो जो सेंटर की तरफ डिवीजन बढ़ता है तो इसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रीपेटल, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल कंस्ट्रक्शन, याद रखें
सेंट्रीपेटल, यदि बाहर की तरफ होता तो सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है, लेकिन अंदर की तरफ जा रहा है तो सेंट्रीपेटल कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आपका हेमाटोसिस कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए और बात करेंगे हम इसके बाद माइटोसिस की और मियोसिस की। तो माइटोसिस और मियोसिस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।